तो मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम दुर्गेश बैरवा है और पिछले 22 साल से मैं इस शानदार अभियान के साथ में काम कर रहा हूं। मुझे आदरणीय गुरुदेव बीसी जी के साथ में, केसी जी के साथ में, प्रहलाद जी सर, कोठारी जी सर, इन सबके साथ काम करने का मौका मिला। और काम करते हुए कई बार अप एंड कई बार डाउन, कई बार अर्श पे पहुंचे, कई बार फर्श पे पहुंचे, लेकिन लगातार काम करते रहने की वजह से आज मैं आपके सामने हूं। मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊं। बेसिकली मैं गांव से रहने वाला हूं और गांव में ही मैंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद मैं नवोदय भीलवाड़ा चला गया। नवोदय विद्यालय से मैंने सीनियर किया। उसके बाद मैं एमएलवी कॉलेज भीलवाड़ा चला गया। वहां से मैंने कॉलेज की डिग्री ली, बीएड किया। और क्योंकि मेरे घर में ऑलमोस्ट लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, मेरे बड़े भैया टीचर है, मेरे भाभी जी भी टीचर है, मेरे सिस्टर भी टीचर है, मेरे सारे कजन्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो एक ड्रीम था कि मैं भी सरकारी नौकरी पे जाऊंगा। और इसीलिए मैंने पढ़ाई की सारी। लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था, तो बहुत कुछ प्रयास करने के बाद भी मेरी जॉब नहीं लगी। मैं बहुत हंसता हताश था, बहुत परेशान था वर्तमान को लेके कि यार सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं और मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाऊंगा तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जो करता है ना वो बहुत अच्छा करता है। वो नहीं करता जो आपके लिए अच्छा है, वो करता है जो आपके लिए जरूरी है। तो ऊपर वाले को ऐसा लगता था कि ये बंदा केवल जॉब के लायक नहीं है, ये नौकरी लेने वाला नहीं, ये नौकरी देने वाला बनना है इसको। और मुझे नौकरी नहीं लगी और उसी दरमियान मेरी शादी हो गई। कुछ समय में गांव में रहा, लेकिन क्योंकि गांव में कोई रोजगार नहीं था, तो मेरे को मेरी मिसेस अपने साथ लेके अपने पियर चले गई और मैं बूंदी जाके शिफ्ट हो गया, सिटी में जाके शिफ्ट हो गया। वहीं से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। मुझे अब लगता है कि शुरू में मैं सोचता कि यार मैं ससुराल में जाके रह रहा हूँ, मैं अपना गांव छोड़ के रह रहा हूँ, अच्छा होगा कि बुरा होगा। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने बूंदी में जाके एसटीडी पीसीओ की दुकान लगाई, रक्षा टेलीकॉम एंड सर्विस सेंटर के नाम से। मैं एसटीडी पीसीओ को चला ही रहा था कि 2004 में दो दोस्त मेरे पास आरसीएम कॉन्सेप्ट की मीटिंग में जाने के ऑफर को लेके मेरे पास आए। तो जैसे ही उन्होंने मुझे आरसीएम की मीटिंग में जाने का ऑफर दिया, मैंने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि इससे पहले के अनुभव आरसीएम को लेके मेरे अच्छे नहीं रहे थे। मेरे बड़े एल्डर ब्रदर हैं सोजीराम जी, वो उन्होंने 2001 में आरसीएम को ज्वाइन किया था जब मैं नौकरी का प्रयास कर रहा था। और वो 2001 में इस अभियान के पर लेच्योर बने। 20 अक्टूबर 2002 को भीलवाड़ा मिलन वाटिका में एक प्रोग्राम हुआ जहां पे कंपनी ने 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। उस प्रोग्राम को, जैसे ही वो प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम को देख के वापस आए, तब से उनके बिजनेस में डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ और धीरे 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 उनका बिजनेस जीरो हो गया। जो इनकम आती थी वो इनकम भी जीरो हो गई और वो एक मारुति 800 कार लेके आए थे, वो कार भी उनकी वापस बिक गई। तो गांव में और घर में नेगेटिविटी थी कि गाड़ी आई वापस चले गई, बिजनेस खड़ा हुआ वापस जीरो हो गया। तो मेरा अनुभव सही नहीं था, तो मैंने मना कर दिया कि यार मैं इस तरह की कोई कंपनी में जाना नहीं चाहता। पहले मेरे बड़े भैया ने करके देख लिया है, अगर उनसे नहीं हुआ तो मेरे से तो होने वाला वैसे भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें करना ही नहीं है, ना तुम्हें आरसीएम में जुड़ना है तो ना तुम्हें आरसीएम करना है, तुम केवल चलो, समझो और हमें बताओ कि हमें करना है कि नहीं करना है। और दोस्त होने के नाते इतना तो कर ही सकते हो। तो मैं राय देने के लिए मीटिंग में चला गया। मैंने आदरणीय कोठारी जी की नवरंग रेस्टोरेंट कोटा में प्रोग्राम देखा। और वो प्रोग्राम देखने के बाद कुछ चीजें मुझे समझ में आई कि यार लोग जो इसके बारे में बात करते हैं ये तो ऐसा नहीं है। लोग जो इसमें कमियां बता रहे हैं वो तो इसमें है ही नहीं। लोग कहते हैं मुझे नुकसान हो गया, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, यहां तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो मैं गया था समझाने को
कि मैं समझूंगा और लोगों को समझाऊंगा, मेरे दोस्तों को राय दूंगा। और वो प्रोग्राम देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये काम तो बहुत बढ़िया, मेरे को करना चाहिए। और दोस्तों मैंने निर्णय किया कि मुझे आरसीएम करना है। घर पे आके मैंने बात की तो सब घर वालों ने मना कर दिया कि देखो हमने पहले करके देख लिया है, हमारे परिवार के लोगों ने करके देख लिया है, उनसे भी नहीं हुआ तो तुम्हारे से तो होगा नहीं। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि ये मेरे को करना है बस। कैसे होगा, कहाँ चलेगा, कब चलेगा, कैसे सीखूंगा, कैसे टीम बनेगी, कुछ नहीं पता था। बस एक जिद थी कि मेरे को करना है। और मैंने इस काम को स्टार्ट कर दिया। 1 महीने काम किया, कोई नहीं जुड़ा। दूसरे महीने काम किया, कोई नहीं जुड़ा। जिसको समझाने जाता था मेरे को समझा के वापस भेज देते थे। लेकिन मैं अपनी एसटीडी की दुकान के साथ साथ लगा रहा। 3 महीने निकल गए, कोई रिजल्ट नहीं आया। धीरे धीरे घर में नेगेटिविटी डबल हो गई, क्योंकि दुकान का किराया, जिस मकान में रहता था उसका किराया, ये सब चढ़ चुका था। धीरे धीरे कर्जे में मैं जाने लगा था। दुकान मेरी बिगड़ने लगी थी। लेकिन मुझे ये विश्वास था कि मैं इसको करके रहूंगा। चौथे महीने पहली इनकम आई 749 749 रुपए। चेक आया, बैंक में लगाया, 15 दिन बाद अकाउंट में पैसा आया। तो मेरे को यकीन हुआ कि यार अगर काम होगा तो पैसा तो आएगा। और दोस्त मैंने स्पीड बढ़ा दी, मैंने प्रयास बढ़ा दिया। क्योंकि प्रोडक्ट मेरे आसपास मिलते नहीं थे, तो मैं बूंदी से चल के भीलवाड़ा जाता था। मेरे टाउन बूंदी से भीलवाड़ा पिकअप सेंटर की जो दूरी हुआ करती थी वो हुआ करती थी 140 किलोमीटर। मैं सुबह जाता, शाम को वापस आता, प्रोडक्ट लेके आता, लोगों के घर घर पहुंचाता। धीरे धीरे टीम बनना स्टार्ट हुई। धीरे धीरे बिजनेस अपने टाउन से बाहर निकला। धीरे धीरे पॉजिटिविटी की जगह, नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी आने लगी। ग्रुप क्रिएट होने लगा, इनकम बढ़ने लगी। दूसरी इनकम आई, तीसरी इनकम आई। तब तक लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था। लोग कहते थे कि पहले भी ये 12 महीने पैसे दिए, बाद में बंद हो गया, अभी भी ऐसा ही होगा। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे लोग कि क्यों बंद हुआ, इनकी इनकम क्यों बंद हुई, इनका काम क्यों बंद हुआ। ये वो समझ नहीं पा रहे थे। मैं समझ चुका था कि लोगों की खुद की कमी की वजह से उनका टर्नओवर खत्म हुआ है, खुद की कमी की वजह से उनकी टीमें खत्म हुई है। उन्होंने जो गलतियां की वो गलतियां मैं नहीं करूंगा। और मैं करता चला गया। मैं इसके 6% रॉयल्टी इनकम पे पहुंचा। मेरा पे आउट बना 48,000। मैंने लोगों को जाके वो चेक बताया तो लोग दंग रह गए। लोग मुझे कहने लगे यार दुर्गेश, पहले तुमने ये ढंग से नहीं समझाया। लेकिन दोस्त मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि ढंग क्या होता है। मैं मेहनत करता गया, मैं फील्ड में निकल गया। मैं अपना टाउन छोड़ के मैंने काम करना स्टार्ट किया, छोटी छोटी मीटिंगें लेना स्टार्ट की, बाद में सेमिनार लेने मैंने स्टार्ट किए। मैंने बदला अपने आप को। मैंने सीखा कैसे बात करनी है, कैसे ट्रेनिंग लेनी है, कैसे मीटिंग लेनी है, कंपनी के काम कैसे करवाने हैं, स्पॉन्सरिंग कैसे करनी है, टीमें कैसे बिल्डअप करनी है, लोगों को कैसे ट्रेड करना है। मैंने इसको काम समझ लिया और मैं करता चला गया। मैं पर्ल एच्योर बना, स्टार पर्ल एच्योर बना, एमरल्ड एच्योर बना। उस महीने मेरा 1,20,000 का पे आउट था। जब 1,20,000 रुपये आए ना, तो आसपास के सुनने वालों के ताले खुल गए। बोले यार ये कौन सा काम है, ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा बिजनेस है, इतनी इनकम कैसे आ सकती है। मैं भी ये सोच रहा था कि यार बस अब ये लास्ट है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन मुझे समझ में आने लगा कि जहां पे हमारी मेहनत खत्म हो जाती है, जहां हमारी मेहनत का एक लेवल आ जाता है, वहां पे सिस्टम का लेवल शुरू होता है। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो टीम मेहनत करना स्टार्ट करती है, और धीरे 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 आपकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार होती है। लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, लोग आपके जैसा बनने के लिए प्रयास करते हैं, और आपका टर्नओवर बढ़ता चला जाता है। मैं स्टार एमरल्ड एच्योर बना, मैं रूबी एच्योर बना, मेरा 3,70,000 का पे आउट। कुछ समय के बाद मेरी टीम में कुछ लोगों ने टेक्निकल एच्योर बनने के लिए काम किया। मेरी टीम में कुछ लोग रूबी एच्योर बनने के लिए काम करते हैं, और मैं फाउंडर स्टार रूबी बनता हूं। और उस महीने का जो पे आउट आता है वो आता है 7,50,000 रुपए। दोस्तों जब ये इनकम आई, इसका चेक आया, बड़े बड़े लोगों ने इसके बारे में सोचने के लिए विवश हो गए कि यार समझना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्त, कुछ लोग आपसे समझेंगे, कुछ लोग आपके रिजल्ट से समझेंगे, कुछ लोगों को हालात समझा देगी। बस आपको चलते रहना है।
अगर आज मैं इस लेवल पे हूं और उसका मुझे कोई एक लाइन में कारण पहुंचे, तो मैं एक ही जवाब दूंगा कि मैं हर स्थिति परिस्थिति में लगा रहा। लोग आए चले गए, सेवा केंद्र खुले बंद हो गए, कई सारी अपलाइन ने सपोर्ट किया, बाद में अपलाइन चले गई, कई सारी टीमें एच्योर बने, बाद में छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए। कुछ भी हुआ हो, लेकिन मैं हर हाल में लगा रहा। ये कम चला, ज्यादा चला, पैसा आया, पैसा नहीं आया, सपोर्ट मिला, सपोर्ट नहीं मिला। मुझे याद है 2013 में मेरा बिजनेस फिर से जीरो था। तब मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मेरे पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है मैं उसको लेके ट्रेडिशनल में चला जाऊं, और दूसरा तरीका यह है कि मैं फिर से आरसीएम को स्टार्ट करूं। और दोस्त, मैंने दूसरे तरीके को पकड़ा और आरसीएम को फिर जीरो से स्टार्ट किया। आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं। तो अगर आप करना चाहें तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस हमें इसके अनुरूप काम करना होगा, इस इंडस्ट्री के अनुरूप काम करना होगा। ये इसके जो नियम हैं, इसके जो तरीके हैं वो अपनाने होंगे, क्योंकि ये कारोबार नौकरी से अलग है, ये कारोबार ट्रेडिशनल सिस्टम से अलग है, ये बिल्कुल अलग है। तो इसके तौर तरीके से हमें काम करने होंगे, और मैंने इसी के तौर तरीके से काम किए। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये मेरा अनुभव है जिसके आधार पर मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। दोस्तों, अधिकतर लोग जब इसमें जुड़ते हैं और इसके साथ काम करते हैं तो वो इसको स्कीम समझ के करते हैं कि कुछ लोग मेरे साथ आ जाएंगे, वो काम करेंगे और मेरा काम हो जाएगा। वो सीरियसली काम ही नहीं कर पाते। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, जिस तरीके से आप दुकान को, व्यवसाय को, कोई भी काम के प्रति आप सीरियस होकर करते हैं, आप नौकरी को डेली करते हैं, आप दुकान को डेली करते हैं, आप खेती को डेली करते हैं, इनको आप काम मान के काम करते हैं, मेरे हिसाब से ये जो अभियान है, ये जो व्यवसाय है, इसको भी काम मान के हमें करना चाहिए। और जितनी शिद्दत के साथ हम नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, दुकान करते हैं, उसी शिद्दत के साथ हमें ये काम करना चाहिए। आज नौकरी भी है और जिंदगी का कुछ और काम भी है, लेकिन आप प्रायोरिटी पे नौकरी को रखते हो। अगर आप खेती करते हैं तो प्रायोरिटी को खेती पे रखते हैं, खेती को प्रायोरिटी पे रखते हैं। ठीक, आरसीएम को भी आप प्राथमिकता पे रखें, एक नंबर पे रखें। और अगर आप आरसीएम को एक नंबर पे रखेंगे ना, आपका पूरा जीवन एक नंबर पे आ जाएगा, आपका पूरा परिवार एक नंबर पे आ जाएगा। तो आप सीरियसली काम करें, इसको काम समझ के करें। और अगर आप इसको आप काम कर रहे हैं, इसमें आप कर ही रहे हैं और करना ही है, तो आप ये पता करें कि आप क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, क्या चाहिए आपको, कब तक चाहिए आपको, कितना बड़ा चाहिए, क्या टारगेट है आपके। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अपलाइन ने कह दिया कि करना है जी। कहीं आप इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि करके देख लेते हैं। कोई खास मकसद है कि नहीं है आपका? अगर कोई खास मकसद नहीं है ना, तो मकसद बनाइए। चार दोस्त कॉलेज में जाते हैं, एक से पूछते हैं स्कूल क्यों जा रहा है, कॉलेज क्यों जा रहा है, बोले टाइम पास के लिए, घर पे टाइम पास नहीं होता। दूसरे से पूछते हैं तुम कॉलेज क्यों जा रहे हो, बोले घर वाले मानते नहीं है। बोले साहब कॉलेज इसलिए जा रहे हैं कि पढ़ लिख जाएंगे तो डिग्री मिल जाएगी। चौथे से पूछते हैं कि भाई तुम कॉलेज क्यों जा रहे हो, तो कहता है साहब मेरा सपना है, मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा, ₹1,00,000 सैलरी होगी, मैं ट्रेनिंग करूंगा, मेरा ये टारगेट है, मेरा ये सपना है। दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कॉलेज वही, किताब वही, लेक्चरर वही, एग्जाम वही, एग्जामिनेशन वही, रिजल्ट चेक करने वाला वही, फीस वही, कैंपस वही, माहौल वही, सब कुछ वो। ये जो चार लोग कॉलेज जा रहे हैं, इसमें से सफल कौन होगा? क्या एक नंबर वाला, क्या दो नंबर वाला, क्या तीन नंबर वाला, या वो चौथे नंबर वाला व्यक्ति जो टारगेट बना के काम कर रहा है, जिसको ये पता है कि वो कॉलेज क्यों जा रहा है? निश्चित तौर पे चौथे वाला व्यक्ति, जिसने टारगेट बना रखा है, जिसका सपना है, जिसको पता है कि वो कॉलेज क्यों जा रहा है। ठीक इसी तरीके से आरसीएम में भी वही होता है। पहले व्यक्ति से पूछा आरसीएम क्यों कर रहे हो, बोले सर वो जीजा जी आए थे जोड़ के चले गए। दूसरे से पूछा आरसीएम क्यों कर रहे हो, बोले सर जितना पैसा देते हैं उतना तो सामान मिल ही जाता है, नुकसान क्या है। तीसरे से पूछा कि तुम आरसीएम क्यों कर रहे हो, बोले सर हर 6 महीने में फ्री सामान मिलता है, क्वालिटी का सामान मिलता है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा इसलिए कर रहा हूं।
चौथे से पूछा कि भाई तुम आरसीएम क्यों कर रहे हो? चौथा कहता है सर मैंने आरसीएम वर्ल्ड देखा है, मैंने इसका प्लान देखा है, मैं अपनी अपलाइनों से मिला हूं, मैंने इसकी पैसिव और सिक्योर इनकम देखी है, मैंने टाइम फ्रीडम देखा है, मैंने मनी फ्रीडम देखा है, मैं गुरुकुल में जाता हूं, मैं अपनी अपलाइन के सपोर्ट में रहता हूं, मुझे कामयाब होना है, मुझे सक्सेस होना है, इसलिए मैं आरसीएम कर रहा हूं। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 4 लोग आरसीएम ज्वाइन किए, चारों में से सक्सेस कौन होगा? क्या पहले नंबर वाला, जिसका कारण ही यह है कि जीजा जी जोड़ के गए इसलिए जुड़ा हूं? क्या दूसरे नंबर वाला जो ये कहता है कि साहब नुकसान तो कुछ नहीं इसलिए जुड़ा हूं? या ये तीसरे नंबर वाला जो कहता है कि साहब फ्री सामान तो आता ही है, क्वालिटी आती है? या चौथे नंबर वाला जिसने ड्रीम और पूरा एक विजन बनाया है, रीजन बनाया है वो? दोस्तों निश्चित तौर पे चौथे नंबर वाला जो व्यक्ति है ना, वो सक्सेस होगा, क्योंकि उसको पता है कि वो क्यों कर रहा है, उसको क्या मिलने वाला है, उसकी वर्किंग की रणनीति क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, वो सफल होगा। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन से वाले नंबर पे हैं? यदि आप पहले नंबर वाले पे हैं तो आपके पास मौका है, आप चौथे नंबर वाले पे आइए। आप दूसरे तीसरे नंबर पे हैं, आपका कोई टारगेट नहीं है, तो आप टारगेट बनाइए कि आपको क्यों करना है, क्या चाहिए, और दोस्त एक बड़ा विजन बनाइए। आप जरा कल्पना कीजिए, आज आप आरसीएम को स्टार्ट करते हैं, आप किसी भी छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, कल आप इस अभियान के बड़े लेवल पे पहुंचेंगे, आप भी स्टार रूबी बनेंगे, आप भी राइजिंग कोर बनेंगे, आप कोर बनेंगे, बड़ी टीम होगी, आप लोगों के आइडियल होंगे, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी पहचान बढ़ेगी, रुतबा बढ़ेगा। उस समय आपका जीवन कैसा होगा? वो होने वाली घटना आज आपको सत्य होती हुई नजर आए, उस पे आज आपको यकीन हो, तो दोस्त फिर आपको कोई इससे डिगा नहीं सकता, कोई इससे आपको हिला नहीं सकता। तो एक बड़ा टारगेट बना के इसमें हम लोग काम करें, व्यापार समझते हुए इसको काम करें, बड़ी सोच के साथ काम करें। छोटी सोच वाले, वो कहते हैं ना पैर में मोच और छोटी सोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती। बड़ी सोच बनाइए, जब सोच नहीं है तो छोटा क्यों सोचें, बड़ा सोचिए, क्योंकि इसमें जो दर्द होता है ना, छोटी सोच वाले को वो दर्द आगे नहीं बढ़ने देता। लोग इसको छोड़ के निकल जाते हैं जिनकी छोटी सोच होती है। लोग बहुत सारे ताने मारते हैं, लोग चुंगटियां काटते हैं, लोग हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, तो उसको सहन वही लोग कर सकते हैं जो लोग एक बड़ा विजन इसमें रखते हैं। मुझे आज भी लोग कहते हैं दुर्गेश जी क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर आरसीएम कर रहा हूं। बोले अब भी, 22 साल बाद भी? मेरे को बड़ी हंसी आती है उनके ऊपर। मैंने कहा कैसे भोले लोग हैं, कैसे अनभिज्ञ लोग हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के लिए करें कि अभी भी आरसीएम कर रहे हैं। मैं पलट के उनको फिर पूछता हूं, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? बोले जी मैं टीचर हूं, नौकरी कर रहा हूं। मैंने कहा सर अब भी नौकरी कर रहे हैं, 25 साल बाद भी नौकरी कर रहे हैं? तो एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। बोले दुर्गेश जी कैसी बात कर रहे हैं, नौकरी को तो जिंदगी भर किया जाता है। मैंने कहा सर ये जो अभियान है ना, ये केवल एक जिंदगी का नहीं है, ये 7 जिंदगियों का है। आप तो 60 साल बाद रिटायर्ड हो जाओगे, यहाँ पे रिटायरमेंट नहीं है, ये लाइफ टाइम किया जाने वाला काम है। दोस्त सीरियसली प्रायोरिटी पर किसको काम करें। और आज के टाइम पे स्पेशल अगर आप फास्ट ग्रोथ करना चाहते हैं तो गुरुकुल का एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है गैसेस। हमने अभी तक क्या देखा कि हम ज्वाइनिंग तो बहुत करवाते हैं, लेकिन जिस रेशियो में ज्वाइनिंग करवाते हैं उसी रेशियो में आइडिया टर्मिनेट होती है। हम आगे आगे पेड़ लगाते हैं, पीछे पीछे के पौधे सूखते चले जाते हैं। हम आगे पौधे लगाते हैं, पीछे के पौधे सूखते चले जाते हैं, आइडिया टर्मिनेट होती चली जाती है। तो गैसेस फार्मूले में उसका अल्टरनेट निकाला गया, उसका समाधान निकाला गया कि आइडी टर्मिनेट क्यों होती है। तो आप गैसेस फार्मूले को फील कीजिए, उसको आप कंप्लीट कीजिए, उसके ऊपर आप काम कीजिए। क्या है गैसेस फार्मूला? नंबर 1 जी, जी फॉर ग्रोथ। क्या है ग्रोथ, किसमें करनी है ग्रोथ? तो दोस्त हर जगह आपको ग्रोथ करनी होगी। आपकी टीम की साइज में आपको ग्रोथ करनी होगी, न्यू कमर्स नई ज्वाइनिंग में आपको ग्रोथ करनी होगी। आपकी टीम में सेवा केंद्र कैसे हैं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो उसकी स्थिति अच्छी करवाइए, वहां ग्रोथ कीजिए। सेवा केंद्र नहीं है तो सेवा केंद्र खुलवाइए। अगर सेवा केंद्र है और वो सेवा केंद्र की स्थिति भी बहुत अच्छी है तो डिस्प्ले वाल खुलवाइए, डिस्प्ले वाल की संख्या में ग्रोथ कीजिए। आपकी टीम में कितने लोग हैं जो प्लान दिखाते हैं, कितने लोग हैं जो मीटिंग सेमिनार में जाते हैं,
कितने लोग हैं जो गुरुकुल में आते हैं, कितने लोग हैं जो 9 PM में आते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने उड़ान कोर्स किया है, कितने लोग हैं जो न्यूट्री चार्ज पे काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो हरीश संजीवनी और जल संचय पे काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो ओविरा पेंट पे काम कर रहे हैं। संख्या कितनी है आपकी टीम में, उस पर हमें ध्यान देना होगा। उन सब में हमें ग्रोथ करना होगा। केवल एक चीज में ग्रोथ करने से काम नहीं बनेगा। बैलेंसिंग, सब पे बैलेंस रखते हुए आप ग्रोथ कीजिए। जी फॉर ग्रोथ, ग्रोथ कीजिए। ए फॉर एक्टिव धर्म प्रति। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति को घर जाके ज्वाइन करवा देते हैं। ऐसा मत कीजिए। उस व्यक्ति को सेवा केंद्र पे लाइए, सारे प्रोडक्ट दिखाइए, उसकी मर्जी से जो खरीदारी होती है वो खरीदारी उसको करवाइए। साथियों, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक व्यक्ति के घर 15 लीटर का हेल्थ गार्ड ऑयल का कैन लेके जाते हैं, वो कैन देते हैं, उनका फॉर्म भर जाते हैं, उनकी आरसीएम में ज्वाइनिंग हो जाती है। अब वो व्यक्ति समझता है कि शायद ये ऑयल की कैन ही आरसीएम है। उसको केवल इतना लगता है कि बस ये तेल मतलब आरसीएम, आगे का उसको कुछ पता ही नहीं है। तो क्या करें, उसको आप सेवा केंद्र पे ले जाइए। सेवा केंद्र पे जाके उसके पूरे महीने की खरीदारी करवाइए। जैसे ही वह व्यक्ति घर लेके सामान पहुंचता है, उसी दिन या अगले दिन उसके घर जाइए और उसके परिवार वालों से बात कीजिए। वो व्यक्ति कन्विंस भी हो गया तो उसकी फैमिली कन्विंस नहीं होगी। आप जाएंगे तो फैमिली कन्विंस हो जाएगी। अगर आप उनके घर नहीं गए ना, तो उस व्यक्ति की हालत ऐसी घर वाले कर देंगे कि वो आपका फोन ही नहीं उठाएगा। जैसे ही आप फोन करेंगे तो सामने से आवाज आएगी, जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं उस व्यक्ति का परमानेंट मोबाइल बंद है, क्योंकि घर वालों ने उसका रिमांड ले लिया। तो क्या करें, उसके घर पे जाके आप एक वेलकम मीटिंग कीजिए, घर वालों को समझाइए। एफ फॉर एक्टिव धर्म प्रति। एस फॉर स्वयं की खरीद, बढ़ती हुई खरीद कीजिए। जहां पे ऑनलाइन होम डिलीवरी है वहां पे ऑनलाइन आप होम डिलीवरी करवाइए। निश्चित तौर पे 100% आपका जो टर्नओवर है, आपकी जो टीम साइज है, वो टीम साइज आपकी बढ़ने वाली है। पूरी टीम को हमें एक रूप शिक्षा पे लाना है। अभी क्या हो रहा है, हम सबके घोड़े अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हैं। कोई किस पे काम कर रहा है, कोई किस पे काम कर रहा है। बीइंग ए लीडर, लीडर होने के नाते आपको ये असेस करना होगा, आपको ये समझना होगा कि कौन व्यक्ति क्या कर सकता है। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई मेडिकल वाला है, आपने उसको हरी संजीवनी में लगा दिया। कोई किसान है, उस किसान को आपने जल संचय हरी संजीवनी में लगाने के बजाय उसको आप हेल्थ गार्ड में लगा दिए है। और कोई हलवाई है, उसको हेल्थ गार्ड में काम करवाना चाहिए, उसको आपने ओविरा पेंट का ब्रश पकड़वा दिया। और जो पेंटर है, उस पेंटर को आपने जल संचय दे दिया। ये क्या हुआ, तैरने वाले को उड़ने का काम दे दिया, उड़ने वाले को तैरने का काम दे दिया। तो आप कैप्टन होने के नाते, लीडर होने के नाते आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता है, और उसको उसी काम में हम लगाएंगे तो रिजल्ट हमें ज्यादा आने वाला है। तो हम सब लोग गैसेस पे काम करेंगे, अपनी लीडरशिप को बढ़ाएंगे। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये लीडर्स की इंडस्ट्री है। लीडर कौन, लीडर वो है जो अपने आप को डेवलप करे, जो बदले अपने आप को। सर पहले मैं ऐसा नहीं था, पहले मैं डेली सेविंग नहीं करता था, पहले मेरी पढ़ने की आदत नहीं थी, मैं टाई नहीं लगाता था, मेरे शब्द ऐसे नहीं थे, मेरा व्यवहार ऐसा नहीं था। मैंने बदला अपने आप को। आप बदलिए अपने आप को, अपना रूप बदलिए, अपना व्यवहार बदलिए, अपने शब्द बदलिए, अपनी संगत बदलिए, अपनी रंगत बदलिए, अपने सोचने का तरीका बदलिए। इस बदलाव का नाम ही लीडरशिप है। ये जो इंडस्ट्री है, ये लीडर्स की इंडस्ट्री है। आप खुद लीडर बनिए। जो लीडर बनेंगे उनकी टीम में और लीडर बनने वाले हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिसको अच्छी अपलाइन मिलती है ना, वो लोग इसमें ग्रो करते हैं। मैं नहीं मानता सर इस बात को। अच्छी अपलाइन की परिभाषा क्या है, मैंने कहीं पढ़ा था। अच्छी अपलाइन वो नहीं है जो आपकी हेल्प करे। अच्छी अपलाइन वो नहीं है जो आपकी हेल्प करें। अच्छी अपलाइन वो है जो आपको हेल्प करने लायक बना दे, आपको ऐसा बना दे कि आप लोगों की हेल्प कर पाए। हम लोग अभी भी अपलाइन की हेल्प को ढूंढ रहे हैं। मेरी अपलाइन आएगी, मेरे लिए मीटिंग लेगी, मेरे लिए जूम कंडक्ट करेगी, मुझे सिखाएगी, मेरे लिए एलडीपी करेगी, मेरे लिए डीटीडब्ल्यू करेगी, मेरे लिए प्रोग्राम करेगी। क्यों? आप खुद अपलाइन बनिए। क्योंकि ये अभियान लाइफलाइन बनने का पैसा नहीं देता,
ये अपलाइन बनने का पैसा देता है। और अपलाइन के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, जिम्मेदारी। आप जिम्मेदारी लीजिए, अपनी टीम की जिम्मेदारी लीजिए, अपने एरिया की जिम्मेदारी लीजिए, अपने आसपास के जो पिकअप सेंटर है, सेवा केंद्र है, उनकी जिम्मेदारी लीजिए, अपने आसपास के माहौल की जिम्मेदारी लीजिए, खुद की जिम्मेदारी लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ लीजिए और काम कीजिए। आप लीडर बनिए। जो लीडर बनेगा वो इसमें ग्रो करेगा, 100% ग्रो करेगा। अभी सबसे आसान जो तरीका है वो है खुद को और अपनी टीम को गुरुकुल सेशन में लाना। रोज सुबह गुरुकुल सेशन स्टार्ट होता है, 6 बजे स्टार्ट होता है, 6:30 बजे आदरणीय टीसी जी आ जाते हैं, 7:30 बजे तक ये प्रोग्राम चलता है। अगर आप किसी वजह से आपको यहाँ जगह नहीं मिलती, स्थान नहीं मिलता, तो ये प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव रहता है, आप वहां पे इसको अटेंड कीजिए। क्योंकि अभी के टाइम पे टोटल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग गुरुकुल से आ रही है, चाहे वो गामा ओरिजिनल हो, चाहे वो हेल्थ गार्ड हो, चाहे वो जल संचय प्रोडक्ट हो, चाहे वो राइस ब्रान ऑयल हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, डेली इसकी ट्रेनिंग आती है। कीसोल की बहुत डिटेल में बात की जाती है। तो यहां पे आप सीखिए और अपनी टीम को लेके आइए। आप अकेले के आने से काम नहीं बनेगा। आप पता कीजिए आपकी टीम में से कितने लोग आते हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको लेके आइए, क्योंकि वो गुरुकुल में आएंगे तो डुप्लीकेट होंगे। वो खुद जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, जिम्मेदार इस अभियान के लीडर बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, और वो काम करेंगे। तो पूरी टीम को गुरुकुल पे लाइए। और अभी ये जो आपका प्लेटफॉर्म है 9 PM, माइंड ब्लोइंग, अलग अलग तरह की लीडरशिप यहां आती है, अलग अलग तरीके से सिखा के जाती है। पता नहीं किसकी बात किसको कब, कौन सी कब असर कर जाए। मैंने सुना है जिसकी टीम जूम पर, उसका टर्नओवर बूम पर। घर बैठ के सीखने का सबसे अच्छा तरीका है ये जूम प्रोग्राम, ये प्लेटफॉर्म। दोस्त, लास्ट बात कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आप किसी अच्छे आदमी को देख के अच्छे आदमी नहीं बन सकते। आपने मार्केट में एक बिजनेसमैन को देखा, आप उसको देख के बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आपने टीवी पे किसी फिल्मी कलाकार को देखा, आप उस फिल्मी कलाकार को देख के फिल्मी कलाकार नहीं बन सकते। आपने स्टेज पे किसी नेता को देखा, विधायक को देखा, सांसद को देखा, मंत्री को देखा, आप उस विधायक, सांसद, मंत्री को देखकर, सुनकर, कॉपी करके आप विधायक, सांसद और मंत्री नहीं बन सकते। लेकिन दोस्त, ये प्लेटफॉर्म, ये आरसीएम अभियान और ये जूम प्लेटफॉर्म, इस पे आप जिस लीडर को देखते हैं, आप उस लीडर के जैसे बन सकते हैं। ये अवसर है आपके यहां पे कि आप जिसको सुन रहे हैं, जिसको कॉपी कर रहे हैं, उसके वाले लेवल पे जा सकते हैं, उसके जैसे बन सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आपने 3 से 5 साल लगातार मेहनत की, लगातार टीम बिल्डअप की, लगातार सीखने पे काम किया, लगातार जूम पे आते रहे, फिजिकल मीटिंग में आते रहे, गुरुकुल में आते रहे, लर्निंग मोड में रहे, लोगों को सिखाते रहे, तो दोस्त आने वाले 3 से 5 साल के बाद इसी जूम प्लेटफॉर्म पे आप चीफ स्पीकर होंगे, आपका पोस्टर होगा, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको सुनने आएंगे और लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। तो ये मौका है आपके पास। अगर आपने पकड़ लिया तो मौका है, और चूक गए तो धोखा है। तो आदरणीय गुरुदेव बीसी जी को फॉलो करते हुए, आदरणीय कदम जी सर को फॉलो करते हुए, आदरणीय मुकेश जी सर, कैसी जी, प्रहलाद जी सर को फॉलो करते हुए हम उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे एक न एक दिन हम सब लोग उनके जैसे बनेंगे, उनके जैसे बड़े आदमी बनेंगे। और ये प्लेटफॉर्म आपको उन सब के जैसा बनने का मौका देता है। आदरणीय गुरुदेव बीसी जी ने मेरे को यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान इज्जत दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद और मैं उनका ऋणी हूं। मैं अगेन अशोक जी सर का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने मुझे यहाँ इस चैनल पे इनवाइट किया। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू अशोक जी। तो ये था साथियों आज का ये पूरा वीडियो। आपको वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर देना। और आप आरसीएम बिजनेस में सचमुच कामयाबी पर जानना चाहते हैं
तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी लोगों को आरसीएम बिजनेस की रिलेटेड वीडियो देखने को मिल सके। तो नमस्कार, जय आरसीएम साथियों।